Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में आइसोमरिज्म टॉपिक ही कवर किया था, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ लिया, फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिखा दिए। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने होंगे, कुछ चीजें जाननी होंगी जिससे हम ये जान सकें कि वो टर्म का मतलब क्या होता है और हमारे लिए आगे के वीडियो को समझना आसान होगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स टर्म को समझना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स टर्म को सीखते हैं। पहले क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर, देखना जरा। मैं यहां पे लिखती हूं इसका डेफिनेशन, सेम molecular formula but differ in ability to rotate light। समझिएगा, यहां पर जो आपके पास जो कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा उसके दो फॉर्मेट बन रहे हैं। जैसे मैं आपको इसको दिखाती हूं, अगर मान लो ये कोई एक कंपाउंड है, ये कोई एक कंपाउंड है और इसका हम दो फॉर्म बनाते हैं। दो फॉर्म का मतलब क्या है समझना आप। जैसे एक फर्स्ट फॉर्म जो है, इसके अंदर जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट जो लिगेंड्स के अरेंजमेंट हैं वो किसी और डायरेक्शन में रहेंगे। जबकि यहां पर सेकंड वाले में जो आपका कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, लेकिन यहां पर जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होगा वो इसके कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो स्पेशियल ओरिएंटेशन है लिगेंड्स का, वो दोनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन दोनों के जो बिहेवियर होंगे टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के कांटेक्ट में आने पर जो इनके बिहेवियर होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, देखो जरा। जैसे मान लो ये फर्स्ट फॉर्म है, इस कंपाउंड का सबसे पहले सोल्यूशन तैयार करेंगे हम, ठीक है। और मेरे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म, ठीक है। ऐसा कुछ डिवाइस है मेरे पास जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। लिख देती हूं यहां पर निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस कंपाउंड का, जो ये कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड का जो ये एक फॉर्म है, इसका मैं सोल्यूशन तैयार करूंगी और इस सोल्यूशन को इस निकोल प्रिज्म के अंदर मैं फिल कर दूंगी, भर दिया जाएगा इसको। भरने के बाद अब देखिएगा, मैं यहां पर लाइट पास कराऊंगी एक, और जो ये मेरा लाइट होगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। सही है। क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझना जरा। जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो उस तरह की लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लाइट है, ये लाइट है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लाइट इसको कहते हैं, इसके पास मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। तो ये मेरा जो लाइट है ये आपका ऑर्डिनरी लाइट इसको कहा जाता है। इसको एक पर्टिकुलर खास तरह के एक डिवाइस से पास कराते हैं और उस डिवाइस से पास कराने के बाद ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। आपको बात समझ आ रही है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की सबसे खास बात ये होती है कि ये इसकी तरह मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं होता, एक फिक्स इसका डायरेक्शन होता है। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन ले रखा है, सही। और इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ ये लाइट जो है आगे मूव करेगा और इस निकोल प्रिज्म से पास करेगा। अब आप सोचो, इस निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद इस लाइट को निकलना कुछ ऐसे चाहिए था, इस लाइट को बिल्कुल ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं निकलेगा। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये जो लाइट होगा ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा,
देख सकते हो आप, ये आपका पुराना वाला लाइट का डायरेक्शन होना चाहिए था जो कि एक्सपेक्टेड था, और ये आपका डायरेक्शन आया है। तो ये लाइट जो है कुछ इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। बात समझ आ रही है आपको मेरी? वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पर इसी निकोल प्रिज्म के अंदर मैं इस सेकंड वाले फॉर्म का अगर सोल्यूशन तैयार कर दूं और मैं इसको इसके अंदर फील कर दूं, तो फील करने के बाद अगर मैं फर्दर फिर से लाइट को अगर इससे पास कराती हूं, तो लाइट को वंस अगेन कुछ ऐसा निकलना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसा ना निकल करके लाइट कुछ इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। सही है क्या? मतलब लाइट कुछ इस डायरेक्शन में खुद को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों ही कंपाउंड जो हैं, इनके सोल्यूशन को जब हम निकोल प्रिज्म में फील कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड लाइट के टुवर्ड्स, लाइट के कांटेक्ट में आने पर इनका बिहेवियर डिफरेंट है। कैसे बिहेवियर डिफरेंट है? एक लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता है तो दूसरा लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमाता है। समझ आ रहा है आपको ये बात? तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसके लिगेंड्स के जो ओरिएंटेशन है, जो लिगेंड्स के अरेंजमेंट हैं, वो कुछ इस तरीके से स्पेस में डिफरेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से लाइट के कांटेक्ट में आने पर उनका बिहेवियर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो हम उस तरह के कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर कह सकते हैं। सही है क्या? ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे ही बात हो रही है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस एक चलता है। वहां पर भी कोई दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम होता है, लेकिन उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका सॉल्युबिलिटी, उनका रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ, ये सारा कुछ उनका डिफरेंस होता है। वो डिफरेंट होने के चलते ही वो दोनों आइसोमर कहे जाते हैं एक दूसरे के। यहां पर ये चीज ना होकर के यहां पर क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि आइसोमर है, लेकिन इनका लाइट के टुवर्ड्स जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। इवन इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या जो इनका दूसरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो बहुत हद तक हो सकता है कि सिमिलर भी हो जाए, लेकिन लाइट के टुवर्ड्स अगर इनका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। मतलब अरेंजमेंट लिगेंड्स के डिफरेंट होने के चलते वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रही हैं, और यहाँ पे लिगेंड्स का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट होने के चलते लाइट के टुवर्ड्स इनका बिहेवियर डिफरेंट हो चुका है। अब हम इस बात को जरा सा पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। तो आइए चलिए जरा देखते हैं। इसको मैं पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखूं तो जो ये दो फॉर्म बना था, इसको मैं लिख रही हूं पेयर ऑफ आइसोमर, पेयर ऑफ isomer which rotate the plane polarized light are called, इनको इकट्ठे, इन दोनों फॉर्म को इकट्ठे इनैंशियोमर कहते हैं। इस जोड़े को इकट्ठे इनैंशियोमर कहा जाता है। सही है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इनैंशियोमर जो है उसके अंदर कितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ही दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते होंगे, और इंडिविजुअली उसको डी फॉर्म और एल फॉर्म कहा जाता है। डी फॉर्म का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि एल फॉर्म का फुल फॉर्म होता है लीवो रोटेटरी। सही है? आपको ये डी और एल कैपिटल नहीं लिखना क्योंकि इसका मीनिंग बदल जाता है, आप इसको स्मॉल ही लिखना। इस डी फॉर्म को अपने पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? जो भी कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी बिहेवियर होगा, जिस कंपाउंड का जो फॉर्म होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, वो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो लिख सकती हूं मैं कि एबिलिटी to rotate the plane polarized light in right
डायरेक्शन। कैसे याद रखना है? एल फॉर्म लेफ्ट, डी, अब जो बच गया उसको आप राइट में कर दो, डी फॉर्म का राइट हो जाएगा। इसके पास क्या लिखोगे? एल फॉर्म के पास कैसी एबिलिटी है? एबिलिटी टू रोटेट, ability to rotate the plane polarized light in लेफ्ट डायरेक्शन। मैंने कैसे बोला याद करने को? एल फॉर्म लेफ्ट, आप इजिली याद कर सकते हैं। सही है, तो ये डी फॉर्म राइट का हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो फॉर्मेट है वो लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमाता है, उसको अपने डेक्सोरोटेटरी कहते हैं, और एक जो फॉर्म है वो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता है और उसको अपने लिवोरोटेटरी कहते हैं। सही बात है क्या? अब यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो मैंने आपको सारी चीजें ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बता दी हैं। एक दो चीज और जरा सुन लीजिएगा। इन दोनों जो फॉर्म है, डी फॉर्म और एल फॉर्म, इसको मैंने बताया इकट्ठे इनैंशोमर कहते हैं, और ये एक दूसरे के, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। बताती हूं इसका मतलब क्या होता है, पहले लिख लेते हैं इसको। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है जरा समझो आप। जैसे मान लो कि मेरे पास, देखना जरा, मेरे पास मेरे ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, और इस पाम को अगर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे बिल्कुल दिखते हैं। सही है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, बट अगर मैं इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर दूं तो क्या ये इसको कंप्लीटली ढक सकेगा? क्या पूरी तरह से इसको ये कवर कर सकेगा? नहीं। यहां से भी आपको एक थंब नजर आएगा और इस साइड से भी आपको एक थंब दिखेगा, तो ये कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल नहीं है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये मिरर इमेज तो है, पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। वहीं अगर मैं कोई दो ग्लास ले लूं, आप पानी पीने वाला एक दो शीशे का ग्लास ले लो, और उन दोनों ग्लास को, और दोनों का डिजाइन सेम होना चाहिए, अगर उन दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे रख दोगे तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लेंगे। सही बात है क्या? तो इस तरीके से वो जो है वो मिरर इमेज है, और कैसे मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो अल्टीमेटली आप यहां से कह सकते हो कि ये जो मैं बता रही हूँ एनेंशोमर को, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, बिल्कुल जो हाथ वाला मैंने एग्जांपल दिया उसके जैसे है। सही, अब इसको मैं कंपाउंड के अंदर दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक रफ एग्जांपल हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि किसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते होंगे। सही बात है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हमें यहां तक इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें ये जानना होगा कि किस तरह के कंपाउंड को हम, ठीक है भाई ऑप्टिकल आइसोमर तो समझ चुके हैं, लेकिन हम कैसे समझें, कोई फॉर्मेट को देख करके हम कैसे समझ पाएंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है या नहीं? तो हमें उसके लिए इसको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे फॉर्म देखना पड़ेगा। तो आइए, इसके अंदर कुल 3 फॉर्म है करीबन करीबन, जिसमें से 2 फॉर्म आज मैं डिस्कस कर दूंगी। तो पहला फॉर्म देखना आप, एम ए टू बी टू, ये पहला फॉर्मेट है। अब इसका एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। देखो आप एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा CO EN का होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। सही है, ऐसा कुछ कंपाउंड है मेरे पास। आप देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब इसके अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात अगर आप करना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल, तो उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि उसमें से कौन शो करता है और कौन नहीं शो करता है, लेकिन पहले आप ऑक्टाहेड्रल देख लो। तो पहले तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये पता चलना चाहिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर एक ईएन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 ईएन 4 और 2 Cl2, तो अल्टीमेटली ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखना आप कैसे इसको करेंगे जरा अरेंज। मेरे पास इस कंपाउंड को अरेंज करने का कुछ तरीका है, देखो कैसे अरेंज कर रही हूं मैं।
सही है। देखना जरा, अब इसमें लिगेंड्स अरेंज करने हैं मुझे। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देती हूं कोबाल्ट CO, यहां पर लिख दिया Cl, यहां पे लिख दिया Cl, और यहां पर लिख रही हूं मैं En, और यहां पर भी लिख रही हूं मैं En। सही है क्या? कुछ ऐसा देखना जरा। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कुछ इसका पॉजिटिव चार्ज भी आप ऐसे दिखा सकते हो। सही है। अब ये कंपाउंड आप देख लो, इसके अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और ये Cl एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर आपको बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोबाल्ट के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। ये कंपाउंड बन गया। अब देखना जरा, इसका मिरर इमेज बना दूंगी मैं यहीं पर, और एक ऐसा मिरर इमेज जो कि सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। देखिएगा, ये कुछ आपका इसका मिरर इमेज बन गया है। आप देख सकते हैं ये बीच में मैंने मिरर डाल दिया है, और इस मिरर से देखो, इस मिरर से ये वाला En इतना दूर है। देखो यहां पर भी मैं, जानते होंगे प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पर इधर इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उतनी ही दूरी पर इधर इमेज भी बनता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से इतनी दूरी पर En है, तो ये भी देखो इतनी दूरी पर En बन गया। यहाँ से देखो यहाँ पर ये En लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पर En लग गया। सही बात है क्या? इसका मिरर इमेज है। और यहाँ पर आप लिख दो, अल्टीमेटली इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ लिख दो आप Cl, और यहाँ पर भी लिख दो Cl, ठीक है। और इसके पास भी ये लगा दो पॉजिटिव चार्ज। सही है। अब देखना जरा कुछ बातें जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है, और वो क्या है सुनना। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना? और अगर ये दूसरों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और आप चेक करो जरा, इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, क्या ये इसको कवर कर सकेगा? इसका En इस तरफ है और उसका En इस तरफ है, तो अगर इसको बिल्कुल एज इट इज टर्न नहीं करना है, इसको एज इट इज उठा करके इसके ऊपर रख दो, क्या ये इसको फुली कवर कर सकेगा? ऐसा नहीं हो सकेगा। जब कवर नहीं कर रहा है मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सही है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब ये अल्टीमेटली इनैंशोमर है। सही है। ये क्या है? इनैंशोमर है। इसमें से कोई एक को आप अपनी तरफ से डी फॉर्म मान लो, और कोई एक को एल फॉर्म मान लो। कोई एक डी फॉर्म होगा, कोई एक एल फॉर्म होगा। अब ये आप तो जब निकोल प्रिज्म के अंदर से पास कराओगे इसका सोल्यूशन, तब तो मालूम चलेगा ना कि कौन एक्चुअली डी फॉर्म है, कौन एक्चुअली एल फॉर्म। लेकिन आप अपनी तरफ से फिलहाल यहाँ पे डी फॉर्म और एल फॉर्म मान सकते हो। और एक इंटरेस्टिंगली एक और चीज देखो जरा आप, क्या ये दोनों सीएल एक तरफ है, देखो आप, और ये दोनों सीएल यहाँ पर इसी का मिरर इमेज है, तो डेफिनेटली ये भी सीएल एक साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस फॉर्म है, क्या सीएल एक साथ हो गए हैं? अगर ये सीएल ऊपर नीचे होते तो ये ट्रांसफॉर्म होता। तो कहीं ना कहीं ये सिस फॉर्म है, दोनों का दोनों जो है वो कैसा फॉर्म है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये दोनों जो है वो क्या है? सिस फॉर्म है। समझ रहे हो? ये दोनों क्या है? सिस फॉर्म है। मतलब इस कंपाउंड का सिस फॉर्म बना है, मतलब पक्का ट्रांसफॉर्म भी बनेगा।
मतलब ये जीआई भी शो करेगा। समझ आ रही है आपको बात? ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ये मैंने सिस फॉर्म बनाया है और इसका आपको आगे चल करके अभी मैं जस्ट इसका ट्रांसफॉर्म बना के दिखाऊंगी, तो मतलब ये जीआई भी शो कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको दिख रहा है इसके सिस फॉर्म में ही एक डी फॉर्म बन गया और एक एल फॉर्म। कैसे पता किया ये डी फॉर्म एल फॉर्म है? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और ये दोनों एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये लाइट को रोटेट कराने की एबिलिटी रखते हैं दोनों के दोनों। अगर इसका सोल्यूशन आप डाल दोगे निकोल प्रिज्म के अंदर तो ये लाइट को रोटेट करा देंगे। एक लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में अगर कराता है रोटेट, तो ये लाइट को आपको राइट डायरेक्शन में रोटेट करा लेगा। सही बात है क्या? तो मतलब ये जीआई भी शो कर रहा है ये वाला कंपाउंड और ओआई भी शो कर रहा है। मैं आपको नंबर बताऊंगी आगे चल करके, लेकिन पहले आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या? फिर से समझना आप। अब देखो, ये बात आपको समझ आ गई कि सिस फॉर्म है ये, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिबिट ये करता होगा। और देखो इसका ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, मैं यहीं पर बनाती हूँ ऊपर में। इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको हटा दे रही हूँ, है ना, यहाँ पे अब स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये रहा आपका ईएन और ये रहा आपका ईएन और ये रहा आपका सीओ। सही है क्या? और यहाँ पे चार्ज भी लगा दो पॉजिटिव। अब देख सकते हो आप बहुत क्लियरली इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीएल सीएल साथ में थे, दैट्स वाई मैंने इसको सिस फॉर्म कहा था। और यहाँ सीएल सीएल ऊपर नीचे है, दैट्स वाई ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। सही बात है क्या? ये आपका सिस फॉर्म हो गया और ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है? और एक चीज और बताओ मुझे, क्या इस ट्रांसफॉर्म का आप मिरर इमेज बना सकते हैं? क्या इस ट्रांसफॉर्म का अगर मैं मिरर इमेज यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं, तो इमेजिन करो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगी तो ये तो बिल्कुल सिमिलर ही ऐसा बन जाएगा। बनाकर देख लो आप। ये ईएन बिल्कुल यहाँ पर जैसे आप मिरर डालोगे तो यहाँ पर ये पास में, मिरर के पास में ईएन है, यहाँ पर ईएन बनेगा, फिर एक दूर यहाँ पर ईएन बनेगा और ये जो सीएल होगा यहाँ पे और एक सीएल यहाँ पे। और अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये तो कभी भी इसको ओवरलैप आसानी से कर लेगा, कभी ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा ही नहीं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना लेगा। तो अल्टीमेटली क्या बात समझ में आई कि इस कंपाउंड का अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो आपका कंपाउंड है इसका बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ जीआई 2 होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। सही बात है। फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? सही है। तो एक तो आपको ये दिख रहा है कि ये लाइट को रोटेट करा सकता है, एक ये करा सकता है, तो दो तो आपको दिख रहे हैं। अब जरा समझो, इसकी बात करते हैं जरा, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसमें देखना, अगर यहाँ पर इसका डी और एल फॉर्म बन गया होता तो बड़ी आसानी से आप कह देते कि भाई ये तो लाइट को रोटेट कराएगा, लेकिन चूंकि आपका डी एल एन फॉर्म नहीं बना रहा है तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि लाइट को रोटेट नहीं कराएगा, बट ऐसा नहीं है। समझना, ये एक्चुअली मीजो फॉर्म होता है। क्या होता है ये एक मीजो कंपाउंड होता है, मीजो कंपाउंड। अब समझना जरा, मीजो कंपाउंड जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो समझेंगे मीजो कंपाउंड किसको कहते हैं। मीजो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर उस कंपाउंड का आधा पार्ट अगर लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है तो उसी कंपाउंड का आधा पार्ट लाइट को राइट घुमाने की एबिलिटी रखता है, और बिल्कुल उतने ही एंगल से। मेरी बात समझ आई क्या बोला मैंने? जैसे मान लो कि आपका ये लाइट है,
इस लाइट को पकड़ करके मान लो मैंने 5 डिग्री लेफ्ट घुमा दिया, और सेम ही कंपाउंड इसी लाइट को पकड़ के वापिस से 5 डिग्री राइट घुमा दिया। सही है। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, जहां पर था ये वहीं पर रह गया है। तो आपको ऊपर से देखने में लगता है कि ये कंपाउंड जो है लाइट को घुमा नहीं पा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये लाइट को अंदर में रोटेट करा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कंपाउंड का जो इंटरनल सिमेट्री है, जो इसका इंटरनल, इस कंपाउंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ऐसे बना हुआ, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है कि लाइट को अगर आधा पार्ट, हाफ जो पार्ट है वो लाइट को अगर लेफ्ट घुमाता है तो हाफ पार्ट उतने ही एंगल से लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको यहां पर कोई भी रोटेशन नजर नहीं आता है। समझ आई आपको मेरी बात? इस तरह के प्रोसेस को इंटरनल कंपनसेशन कहा जाता है। मतलब कंपनसेट कर दिया गया, अंदर में जो कुछ भी एरर क्रिएट किया गया उसको अंदर ही का कोई पार्ट आकर के उसको ठीक कर दिया, वापिस से उसको फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। मतलब मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन शो करता है। इसकी जो कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं कि ये हाफ पार्ट जो है लाइट को अगर लेफ्ट घुमाएगा तो हाफ पार्ट लाइट को राइट घुमा देगा और बिल्कुल सेम एंगल से घुमा देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी रोटेशन नजर नहीं आएगा। बट सोच कर देखो, क्या लाइट घुमाया है इन्होंने ऑप्टिकल रोटेशन का काम किया है? और अगर ये ऑप्टिकल रोटेशन का काम किया है तो ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो हम लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है, और मैं आपको बता भी देती हूँ, आपको 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैं बता भी देती हूँ, इसको ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट करेंगे। सही है क्या? तो आप मुझे बताओ अब कितने होंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर? 2 फॉर्म तो ये हो गए और एक आपका वो मीजो कंपाउंड हो गया, तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो आपके हो जाएंगे 3। तो यहां से आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, समझना जरा क्या। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैडम इसका नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, नाम कैसे लिखें? तो आओ नाम लिख करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैं इस वाले कंपाउंड का नाम लिखती हूँ, इस कंपाउंड का भी नाम आप लिख लोगे, वो आप लिख करके दिखाना, मैं इन दोनों का नाम लिख करके दिखाती हूँ, समझना। तो सबसे पहले इसका नाम आप सोच लो क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर एक इथाइलिन डाइअमीन है और एक क्लोरो है, ठीक है, और इसमें सी जो है वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ये इथाइलिन डाइअमीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आएगा। तो पहले आप यहां से शुरू करोगे तो नाम होगा डाई क्लोरो। मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा मेरे पास। देखो क्या लिख सकती हूं मैं, डाई क्लोरो, इसको लिख दिया। और इसके नाम में खुद वर्ड लगा होता है ना, इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन, तो यूज करेंगे बिस। तो बिस इथाइलिन डाइअमीन, सही है। इस मेटल का नाम कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नाम चेंज नहीं करना। कोबाल्ट, चार्ज निकाल लो, इसका चार्ज हो जाएगा x, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -2 इक्वल टू +1। तो आप करना सॉल्व, एक यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट 3, सही है। और यहाँ पर मैंने कहा था अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज लगा हुआ हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो आपको आयन वर्ड यूज करना होता है, तो आपने आयन लिख लिया। अब देखो ये नाम इसके लिए भी और इसके लिए, ये वाला नाम, ठीक है। अब इसमें चेंजेस आएंगे, तब जाके अलग अलग नाम होगा। क्यों अलग अलग नाम? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी 2 कंपाउंड अगर वो डिफरेंट है तो उनका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। तो इन दोनों के नाम डिफरेंट होने चाहिए और उसका भी नाम कुछ अलग होना चाहिए। तो देखो नाम कैसे अलग लिखोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप बताओ, ये सिस है तो मैं यहां पर लिख लूंगी सिस, सही है। दूसरा, सिस तो दोनों में ही लगेगा, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस रखना है मैडम? तो इसका डिफरेंस बेटा यहां से होगा डी फॉर्म और एल फॉर्म, सही है। मैंने पीछे आपको दिखाया कि डी फॉर्म को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर आपको सिस लिख करके और यहाँ पे इस तरह से प्लस साइन लगा देना है, सही है क्या? तो सिस ये पॉजिटिव साइन एंड देन फिर डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन हो जाएगा। जबकि इसका नाम जब आप लिखोगे, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहीं पे आपको एडिट करके दिखा देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ये भी एक सिस फॉर्म है तो सिस लिख देना है, इसका भी नाम वही होगा डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। बस आपको यहाँ पॉजिटिव साइन को हटा के एल फॉर्म होने के चलते माइनस लगा देना है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये दोनों कंपाउंड के नाम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सही बात है क्या? दोनों ही कंपाउंड के नाम जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे।
इस कंपाउंड के नाम में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो यहाँ सिस ही हटा देना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर उठा के ट्रांस लिख देना और बाकी पूरा नाम लिख देना है, तो उस कंपाउंड का भी नाम हो जाएगा। सही है। और अल्टीमेटली आपको ये वाला चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे, सिस और ट्रांस, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 3 होंगे, जिसमें से सिस फॉर्म ही 2 डी और एल फॉर्म बनाएगा, और जो ट्रांस फॉर्म होगा वो आपको मीजो फॉर्म बना रहा होगा, मीजो कंपाउंड बना रहा होगा। सही है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला फॉर्मेट हो जाएगा देखो, जो अगला फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, एम ए का होल थ्राइस। ठीक है। अब आप ये सारी बातें जानते हो, जैसे पीछे भी था कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है ना, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसमें दोनों जो डोनर एटम है वो सेम है। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, एग्जाम्पल देखो आप, CO EN का होल थ्राइस, और यहाँ चार्ज होगा +3। ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका बनाना है, आ जाओ बनाते हैं, कैसा होगा देखना जरा। अब मैं इसमें लिगेंड जरा अरेंज कर लूं, तो ये रहा आपका CO, ये रहा आपका EN, ये रहा आपका दूसरा वाला EN, और ये रहा आपका तीसरा वाला EN। देख सकते हो आप यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक EN ने 2 बना रखा है, और इसके ऊपर चार्ज लिख दो आप +3। ठीक है। अब इसका ये है आपका मिरर, और अब इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक है। देखेंगे मिरर इमेज आपको बनाने आ भी गया होगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। सही है। अब देखो मिरर से ये वाला इधर पास में है, ठीक है, तो इसका जो अपने इमेज बनाएंगे उसमें भी इसको पास में कर लेंगे। ठीक है। एंड देन फिर ये वाला कुछ ऐसा, एंड देन ये वाला कुछ ऐसा। सही है क्या। अब लिगेंड्स को अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका फिर से कोबाल्ट, यहां पर आ जाएगा आपका EN, ये हो जाएगा आपका EN, और ये हो जाएगा आपका EN। सही है क्या। और यहाँ पर फाइनली इसका चार्ज भी लिख लो आप। ये आपका चार्ज हो जाएगा +3। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर ये 2 कंपाउंड बन चुका है। अब देख सकते हो अगर इसको इसके ऊपर उठा करके अगर आप सुपर इम्पोज कराते हो, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म करेगा, एक दूसरे को ये ओवरलैप नहीं कर सकेंगे। तो डेफिनेटली ये जो होगा इसका D फॉर्म होगा, और ये जो होगा इसका L फॉर्म होगा। सही है क्या। और इस तरीके से दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। मैम क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? नहीं बनेगा बेटा, आप खुद से सोचो, तीनों जो लिगेंड है वो सिमिलर है, तो आप इसका रिलेटिव पोजीशंस कभी भी डिफाइन नहीं कर सकोगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंसेस होनी चाहिए, तो इसका रिलेटिव पोजीशन कभी आप डिफाइन नहीं कर सकोगे। दैट्स वाई यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ GI, वैसे मैं लास्ट में चार्ट बनवा दूंगी, लेकिन फिर भी अभी लिखते चलती हूँ, नंबर ऑफ GI इसके 0 हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, और नंबर ऑफ
ऑप्टिकल आइसोमर की अगर बात करें तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हैं आपके इनैंशोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर हैं। सही है क्या? एक दूसरे के ये इनैंशोमर हो जाएंगे। आप इसका नाम ट्राई करो, नाम कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगी नहीं, आप ट्राई करके देखना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे नाम लिखना है। और अब टफ भी नहीं है, आप पीछे अगर चीज को समझ गए होंगे तो आप उसको लिख सकते हैं। क्या नाम लिखेंगे? डी फॉर्म है तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये वाला नाम आपको लिखना है तो क्या नाम लिखोगे? इसका इथेन 1,2 डाइअमीन है ये, ठीक है, या इथाइलिन डाइअमीन। 3 है तो ट्रिस वर्ड यूज करोगे, तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, और ये कोबाल्ट है, इसको कोबाल्ट लिख लेना है, और इसका चार्ज निकाल लो आप, ठीक है। कोबाल्ट का जो चार्ज आएगा वो चार्ज लिख लो, और बस आपको पूरे नाम के आगे पॉजिटिव साइन लगा देना है, तो ये वाला हो जाएगा। और दूसरे वाले में पूरा नाम सेम टू सेम, बस आगे में माइनस साइन लगा देना है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों कंपाउंड, इस कंपाउंड का भी दोनों आइसोमर बन चुका है। सही है क्या? इसके आगे के टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।